U125 हिंदी। वह एक बॉडी कल्टीवेटर है और तलवार चर्चा सम्मेलन में भाग लेने का सपना देखता है। तलवार चर्चा सम्मेलन ताओ पर्वत पर एक विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यहाँ का भूभाग विविध है, जिसमें पहाड़, पानी और जटिल भूदृश्य हैं। इसे जानबूझकर 5 शिष्यों की टीमों को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देने के लिए बनाया गया है। अखाड़े के ऊपर भी संरचनाएं हैं। मो हुआ की दिव्य अनुभूति क्षण भर के लिए फैल गई, उसकी निगाहें हिल गईं और वह थोड़ा विचलित सा लग रहा था। 5वीं कक्षा। ये संरचनाएं वास्तव में वास्तविक 5वीं श्रेणी की संरचनाएं हैं, न कि कोई साधारण प्रकार की। वे 5वीं श्रेणी के शून्य संरचनाएं हैं, स्थानिक शक्ति को शामिल करते हुए 5वीं श्रेणी की शून्य संरचनाएं। लेकिन बस, मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, कुछ उलझन में, यहाँ 5वीं कक्षा की संरचनाओं की क्या जरूरत होगी। चेंग मो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था और हाओ जुआन ने भी अपना सिर हिला दिया। सीटू जियान ने मो हुआ को समझाया, इन संरचनाओं का उपयोग तलवार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों की रक्षा के लिए किया जाता है। वह 5वीं कक्षा के गठन के बारे में ज्यादा नहीं समझ सकता है, लेकिन सीटू जियान तलवार चर्चा सम्मेलन से संबंधित सुविधाओं से बहुत परिचित है। संपूर्ण कियानेक्स्यू राज्य सीमा में एक भी शिष्य ऐसा नहीं है जो तलवार चर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए लालायित न हो। सीटू जियान कोई अपवाद नहीं है, और भी अधिक इसलिए क्योंकि वह एक तलवार साधक है और उसके नाम में भी तलवार अक्षर शामिल है। यदि वह तलवार चर्चा सम्मेलन में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर लेता तो न केवल उसके संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता, बल्कि अपने परिवार में वापस लौटने पर भी उसे अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने वाला माना जाता और उसके पास असीम संभावनाएं होती। सीटू जियान ने आगे कहा, तलवार चर्चा सम्मेलन केवल युद्धाभ्यास के लिए है, न कि शिष्यों के लिए मौत तक लड़ने के लिए। लेकिन हर कोई एक फाउंडेशन स्थापना शिष्य है जिसकी साधना तुलनीय है। एक बार जब वे पूरी तरह से जुट जाते हैं तो कोई भी वास्तव में उन्हें रोक नहीं पाता। इसलिए कियानेक्स्यू राज्य सीमा के कुछ पुराने वरिष्ठों ने शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 5वीं श्रेणी के शून्य संरचनाओं के निर्माण में हाथ मिलाया है। आखिरकार, जो लोग कियान राज्य के किसी संप्रदाय में प्रवेश पा सकते हैं, वे या तो उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होते हैं, या किसी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आते हैं, या दोनों ही। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसे समझाना मुश्किल होगा। मो हुआ थोड़ा अस्पष्ट था, इससे सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। तलवार चर्चा सम्मेलन की वास्तविक प्रतियोगिताएं बहुत जटिल हैं। फॉर्मेशन सिद्धांतों की अपनी वर्तमान समझ के साथ वह ये समझ नहीं पा रहा था कि तलवार प्रतियोगिता के नियमों के तहत शिष्यों की सुरक्षा कैसे संभव थी। सीटू जियान ने तलवार प्रतियोगिता में भाग ले रहे शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, अखाड़े में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास एक लाइफ रून होगा। लाइफ रून 5वीं कक्षा की संरचना के साथ एकीकृत है और यह शिष्य के बजाय चोटों को झेलेगा। एक बार जब क्षति एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो लाइफ रून बिखर जाएगा और शिष्य को पराजित माना जाएगा। उसी समय 5वीं कक्षा का गठन बलपूर्वक सक्रिय हो जाएगा, शून्य की शक्ति का उपयोग करके पराजित शिष्य को प्रतियोगिता क्षेत्र से बलपूर्वक बाहर ले जाएगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मो हुआ चौंका और फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। तो इस तरह से 5वीं श्रेणी शून्य संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। तो फिर क्या ये लाइफ रून विशेष अनंत जीवन रून के समान है? मो हुआ ने पूछा। वाकई यह जैसा ही है, लेकिन असल में ये काफी अलग है, सीटू जियान ने गंभीरता से कहा। हालांकि इस तरह के जीवन रून में 5वीं श्रेणी की शून्य शक्ति भी शामिल है, लेकिन इसकी तुलना विशेष शाश्वत जीवन रून से बिल्कुल नहीं की जा सकती। संपूर्ण कियानेक्स्यू राज्य सीमा में शीर्ष परिवारों के केवल कुछ शीर्ष प्रत्यक्ष वंश के प्रतिभाशाली लोग ही स्वर्ग शून्य पूर्वज द्वारा लगाए गए अनंत जीवन रून को प्राप्त करने के योग्य हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने मूल को नष्ट करना पड़े। और ऐसे शिष्य मुख्यतः 4 महान संप्रदायों में केंद्रित हैं। हमारा सीटू परिवार मुश्किल से 5वीं कक्षा की दहलीज को छूते हुए भी अभी भी इस तरह के विशेष अनंत जीवन रून को रोकने के योग्य नहीं है। सीटू जियान ने आह भरी। मो हुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अनंत जीवन रून। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, चेंग मो पहले ही चिल्लाया, ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। मो हुआ जूनियर भाई, जल्दी देखो। मो हुआ ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि संरचनाओं द्वारा अलग और संरक्षित एक क्षेत्र में शिष्यों की 2 टीमों ने पहले ही अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। इस तरह का 5 पर 5 टकराव काफी जटिल है। इसके लिए न केवल व्यक्तिगत साधना और ताओवादी कौशल की आवश्यकता होती है,
बल्कि समन्वय, सहयोग और सामरिक रणनीति की भी आवश्यकता होती है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो स्थिति जटिल हो जाती है तथा घटनाक्रम लगातार बदलता रहता है। जब मो हुआ ने पहली बार देखा तो वह कई नियमों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह केवल देख सकता था और याद करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो ये गोलियों, उपकरणों और रूनों आदि पर हुई पिछली चर्चाओं से कहीं अधिक रोमांचक था। विशेषकर तब जब ताइक्सू गेट के अनुयायियों का अन्य संप्रदायों के अनुयायियों के साथ टकराव होता था। निहित स्वार्थों के कारण स्वाभाविक रूप से प्रत्याशा की भावना बनी रहती है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका संप्रदाय जीत जाए। इस प्रकार दोनों दल आपस में एक दूसरे से टकराते हुए घमासान युद्ध में उलझ गए। शारीरिक साधक अपनी तीखी तलवारों और ब्लेडों के साथ, जो बाघों के समान भयंकर थे, आध्यात्मिक साधकों पर लगातार आगे बढ़ते रहे। आध्यात्मिक साधक मंत्र पढ़ते हुए पीछे हट गए। युद्ध का निर्णायक क्षण अत्यंत सूक्ष्म अंतर पर टिका हुआ था, जो क्षण भर में आ गया और चला गया। एक क्षण की लापरवाही कई अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकती है, जो अत्यंत खतरनाक होती हैं तथा व्यक्ति की भावनाओं में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं। मो हुआ जल्दी ही इस तमाशे में तल्लीन हो गया। पलक झपकते ही अंधेरा छा गया। उसे पता नहीं था कि वह पूरे दिन से ये सब देख रहा था। मो हुआ ने आह भरी। ये तलवार चर्चा सम्मेलन वास्तव में उत्साहवर्धक था। समय तेजी से बीत गया। हालांकि ये देखते हुए कि यह आयोजन हर 3 साल में एक बार ही होता है और अवसर दुर्लभ था, मो हुआ ने खुद को इसमें शामिल करना स्वीकार्य समझा और जब भी चेंगमो मुक्त होता तो तलवार की लड़ाई देखने के लिए उसके साथ शामिल हो जाता। जैसे जैसे वह देखता गया, मो हुआ को कुछ सूक्ष्मताएं नजर आने लगी। यद्यपि यह साथी संप्रदाय के सदस्यों के बीच सहयोग पर निर्भर माना जाता था, लेकिन कई संप्रदायों ने आपस में बहुत अधिक मौन समझ प्रदर्शित नहीं की। अधिकांश मामलों में प्रत्येक लड़ाकू ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया। फिर वे कुछ लोगों पर हमला करने के लिए अवसर का लाभ उठाते थे। यह एक प्रकार की रणनीति बन गई। टीम सहयोग का मुख्य उद्देश्य दुश्मन पर भारी पड़ना था। रणनीति का लक्ष्य भी प्रायः शत्रु से अधिक संख्या में आगे निकलना होता था। यद्यपि मुकाबले शानदार थे, फिर भी उनमें विविधता का अभाव था तथा रणनीतियां भी बहुत सरल थीं। ये रणनीतियां तोंगक्सियन शहर के राक्षस शिकारी चाचाओं की रणनीतियों से भी कम परिष्कृत थीं, जो राक्षसों का शिकार करने के लिए एक साथ काम करते थे, दुश्मनों को जाल में फंसाते थे और अपने शिकार को घेरने और खत्म करने के लिए लंबी दूरी और नजदीकी लड़ाई का संयोजन करते थे। मो हुआ ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और धीरे धीरे उसे समझ आ गई। मॉन्स्टर हंटर्स ने जीवन और मृत्यु की लड़ाई में राक्षसों का शिकार किया, व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी और सभी आवश्यक साधनों का उपयोग किया। जबकि तलवार चर्चा सम्मेलन मूलतः एक प्रकार की प्रतियोगिता थी। यहां तक कि संप्रदाय के अन्य अनुयायियों के भी इरादे एक जैसे नहीं थे और उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ महान संप्रदाय जानबूझकर अपने 1 या 2 मुख्य शिष्यों को आगे आने की अनुमति दे रहे थे। भव्य युद्ध के दौरान वे अन्य संप्रदाय के सदस्यों को पहले प्रतिद्वंद्वी को थका देने के लिए कहेंगे। जब प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति काफी हद तक समाप्त हो जाती थी, तब ये मुख्य शिष्य कार्रवाई करते थे, एक साथ 2 या 3 विरोधियों से लड़ने का पराक्रम पूरा करते थे, विजय प्राप्त करते थे और अन्य शिष्यों की प्रशंसा अर्जित करते थे। मो हुआ को घृणा महसूस हुई। तलवार चर्चा सम्मेलन को मुख्य शिष्यों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना। लेकिन मुख्य बात यह थी कि चूंकि सम्मेलन पूरी तरह से अभ्यास पर आधारित था, इसलिए ऐसी रणनीतियां कोई बड़ी समस्या नहीं थीं। लेकिन भविष्य में क्या होगा? क्या दुष्ट साधकों या क्रूर दानव साधकों का सामना करते समय भी वे यही रणनीति अपनाएंगे? वे दुष्ट दानव साधक कनखजूरे के समान थे, जो 2 टुकड़ों में कट जाने पर भी नहीं मरते थे। क्या इस तरह से खेलकर वे अपने दुश्मनों को जवाबी हमला करने का मौका नहीं दे रहे थे? या क्या ये हो सकता है कि ये मुख्य शिष्य बाद में सीधे ताओवादी दरबार या कुलीन परिवारों के उच्च पदों पर आसीन हो गए और उन्हें कभी भी अग्रिम पंक्ति में दुष्ट राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इन सब बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह फिलहाल केवल एक पर्यवेक्षक थे। स्वयं को और अपने प्रतिद्वंद्वी को जानने के दर्शन के साथ मो हुआ अभी भी अक्सर तलवार चर्चा सम्मेलन में भाग लेता था, ये जानने के लिए कि अन्य संप्रदाय किस प्रकार की साधना तकनीक और ताओवादी कौशल का अभ्यास करते थे, वे कौन सी रणनीति पसंद करते थे, ये देखने के लिए कि संप्रदाय का माहौल कैसा था।
ये देखने के लिए कि क्या शिष्य केवल ऊपरी तौर पर ही सामंजस्यपूर्ण थे जबकि गुप्त रूप से एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उसी समय मो हुआ ने अपने मन में विचार किया, अगर उसे वहां लड़ना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए, वह कौन सी रणनीति अपना सकता है। मो हुआ ने ये सब सूचीबद्ध कर लिया, ये सोचकर कि यदि अवसर आया तो ये किसी दिन काम आ सकता है। तलवार चर्चा सम्मेलन देखने के अलावा मो हुआ ने लगन से अपनी साधना भी जारी रखी। दिन रात अथक प्रयासों के बाद मो हुआ के चेतना सागर के भीतर रहस्य संरचना अंततः पूरी तरह से सुलझ गई, अड़चन टूट गई और सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ गया। जैसे ही तलवार चर्चा सम्मेलन अपने अंत के करीब पहुंचा, मो हुआ की साधना अंततः सफल हो गई। प्रारंभिक चरण से आगे बढ़कर मध्य चरण में प्रवेश करना। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पारे की तरह प्रवाहित होती हुई और अधिक गहन होती गई। तब से वह फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में एक युवा कल्टीवेटर बन गए। अड़चन को तोड़कर और फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचकर मो हुआ का रक्त क्यों अधिक गहरा हो गया है। हालांकि उनका शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर था और उन्होंने अपने भौतिक शरीर का संवर्धन नहीं किया था, इसलिए भले ही उनकी रक्त क्यूई बढ़ गई हो, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी अधिक प्रबल हो गई है। विभिन्न मंत्र अब अधिक शक्ति और गति के साथ अधिक सहजता से प्रयोग किए जा सकते हैं। मो हुआ को लगा कि वह मजबूत हो गया है, लेकिन कुछ सोचने और खुद की तुलना चेंग मो और सीटू जियान से करने के बाद उन्हें अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। यद्यपि उनकी साधना सफल हो गई थी और उनकी शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी उनके और उनके संप्रदाय के साथियों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई थी। उनकी आध्यात्मिक जड़ मध्यम से निम्न श्रेणी की थी। अन्य ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों की आध्यात्मिक जड़ें कम से कम उच्च से निम्न स्तर की थीं। चेंग मो और सीटू जियान जैसे कई लोगों की आध्यात्मिक जड़ें उच्च मध्यम से लेकर उच्च श्रेणी तक की थीं। यहाँ तक कि हाओ जुवान के पास भी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ें थीं। उनका आध्यात्मिक मूल ग्रेड लगभग एक रैंक था और उनसे भी कम था। उनकी खेती तकनीक का स्तर भी समान था। यद्यपि स्वर ज्ञान जुए विशेष था, लेकिन इससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। मूलतः उनके आध्यात्मिक मूल ग्रेड की तरह यह एक मध्यम से निम्न ग्रेड की साधना तकनीक थी। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही दूसरों से कम थी। मध्य अवस्था तक पहुंचने पर यद्यपि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है, परंतु अन्य लोग और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, जिससे अंतर और भी अधिक बढ़ गया है। मो हुआ ने आह भरी। एक क्षण के लिए उसकी भावनाएं जटिल हो गईं। फिर भी मूलतः एक शिथिल साधक होने के कारण आध्यात्मिक मूल आधार, विरासत, आध्यात्मिक शक्ति तथा रक्त क्यूई के मामले में दूसरों की तुलना में उसका कमतर होना सामान्य बात थी। अपने आगे चमकते रत्नों की तरह असाधारण प्रतिभाशाली जूनियर भाई बहनों के साथ मो हुआ इस असमानता को स्वीकार करने में असमर्थ नहीं था। मो हुआ ने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया। चाहे जो भी हो, अब वह फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में एक साधक है। अगला चरण फाउंडेशन स्थापना का अंतिम चरण है। उसके बाद ये गोल्डन कोर है। मो हुआ की आंखें सितारों की तरह चमक उठी और उसके सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। आकाश धीरे धीरे उज्जवल हो रहा था और भोर हो रही थी। मो हुआ ने अपनी साधना समाप्त की और धीरे धीरे अपने शरीर को खींचते हुए खड़ा हो गया। ताइक्सू संप्रदाय में शामिल हुए 3 साल हो गए हैं। अनजाने में ही मो हुआ की लंबाई बढ़ गई है और अब वह एक आकर्षक नैन नक्श वाला, आकर्षक युवक दिखाई देने लगा है। उन्होंने फॉर्मेशन पुस्तकों की समीक्षा करने की अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी, जिसके बाद उन्होंने फॉर्मेशन का अभ्यास किया। अफसोस की बात है कि उनकी दिव्य भावना 17 पैटर्न पर ही रही। स्वर्गीय दाव कानूनों के प्रतिबंध अभी भी कायम थे। नींव स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने के बाद मो हुआ को अपनी दिव्य भावना को मजबूत होते हुए महसूस हुआ, लेकिन मजबूत हुए हिस्से को कानून द्वारा हटा दिया गया। दिव्य भावना को अवशोषित करने के बाद शून्य कानून भी थोड़ा ढीला हो गया, जाहिरा तौर पर कुछ हद तक तृप्त हो गया। ऐसा लगता है कि उनके अनुमान गलत नहीं थे। इसके बाद उसे इसे पूरी तरह से संतुष्ट करने का तरीका खोजना होगा। केवल स्वर्गीय दाव कानूनों के प्रतिबंधों को हटाकर ही उसकी दिव्य भावना आगे बढ़ सकती है। तब वह उच्च स्तरीय, उच्च रैंक द्वितीय श्रेणी संरचनाओं को सीखने में सक्षम हो सकेगा, जिसमें द्वितीय श्रेणी 20 पैटर्न के साथ द्वितीय जन्म थंडर फ्लो अल्टीमेट संरचना भी शामिल है। मो हुआ ने चुपचाप अपनी योजनाओं पर विचार किया। इस नियम को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपनी दिव्य भावना को धीरे धीरे परिष्कृत करना अपर्याप्त प्रतीत होता है।
उसे इसे पूरित करने की आवश्यकता है। लेकिन दिव्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कियानिक्स्यू राज्य सीमा से आगे जाना होगा। इस वर्ष यह अकल्पनीय है, कम से कम उसे इस वर्ष के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि दिव्य भावना के पूरक पर विचार करने से पहले वह फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में अभ्यस्त हो सके और स्थिर हो सके। यह अभी अनिश्चित है कि एल्डर मास्टर जून अगले वर्ष अपनी घर गिरफ्तारी हटाने के लिए सहमत होंगे या नहीं। मो हुआ ने अपने दिल में सोचा। लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, वह अभी भी तलवार चर्चा सम्मेलन का समापन देखना चाहते हैं। अल्पविराम। तलवार चर्चा सम्मेलन अभी भी चल रहा था और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। जो लोग अब तक बने हुए हैं, वे अपने संप्रदायों के भीतर स्वर्ग के गौरव के सभी अभिजात वर्ग हैं, जिनकी साधना और नींव बहुत गहरी है। विशेषकर 4 महान संप्रदायों के कुलीन वर्ग। प्रत्येक की आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की तरह विशाल थी, जिससे मुह हुआ विस्मय से देख रहा था। यद्यपि वे अग्नि बुद्ध जितने असाधारण नहीं थे, फिर भी वे उनसे बहुत पीछे नहीं थे। लेकिन अग्नि बुद्ध केवल एक ही है। हालांकि तलवार चर्चा सम्मेलन में कियान दाओ संप्रदाय सहित 4 महान संप्रदायों में से प्रत्येक में कम से कम 5 ऐसे शिष्य थे। योजनाओं, युक्तियों, साधनों और ताओवादी कौशल के संदर्भ में वे अग्नि बुद्ध से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मूल गुणवत्ता और साधना तकनीकों के अभ्यास के संदर्भ में वे और भी अधिक श्रेष्ठ थे। मो हुआ ने मन ही मन कहा, कियान शुए राज्य सीमा और 4 महान संप्रदायों के योग्य गहरी नींव वास्तव में भयानक है। संप्रदाय के शिष्य कम से कम साधना स्तर के संदर्भ में वास्तव में उत्कृष्ट थे। वैसे भी वह खुद से कहीं ज्यादा मजबूत है। जैसे जैसे तलवार चर्चा सम्मेलन आगे बढ़ा, प्रतियोगिताएं लगभग पूरी तरह से 4 महान संप्रदायों के शिष्यों के बीच हो गईं। विशेषकर फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल शेष कियानिक्स्यू 100 द्वार लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। 12 धारा संप्रदायों में से बहुत कम बचे। 8 महान द्वारों की कुछ उपस्थिति थी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ताइक्सू संप्रदाय में वरिष्ठ भाई बहन थे जो शीर्ष 16 में पहुंचे, लेकिन अंत में वे केवल 11वें स्थान पर पहुंच पाए और आगे नहीं बढ़ पाए। ताइक्सू संप्रदाय के विपरीत चुनगक्सू संप्रदाय ने लगातार प्रगति करते हुए 8वां स्थान प्राप्त किया। ताया संप्रदाय मजबूत तलवारबाजी और तेजात्मा तलवारों पर भरोसा करते हुए विजयी रूप से आगे बढ़ा, केवल 4 महान संप्रदायों से मामूली अंतर से हार गया। अंत में वे फाइनल से केवल 1 कदम दूर थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और लोनडिंग संप्रदाय के हेवनली प्राइड से मामूली अंतर से पराजित होकर 5वें स्थान पर रहे। ये 4 महान संप्रदायों के बाहर सबसे अच्छा परिणाम था। इस समय सेमीफाइनल और फाइनल मैच पूरी तरह से 4 महान संप्रदायों के शिष्यों के बीच थे, जिसमें कियान दाओ संप्रदाय भी शामिल था। सेमीफाइनल और फाइनल मैच मुख्य मुकाबले थे। सेमीफाइनल के दिन मुहुआ शो का आनंद लेने के लिए तैयार होकर दाओ माउंटेन पर जल्दी पहुंच गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ओयांग फैंग से टकरा गया। मुहुआ बहुत खुश हुए और तुरंत अभिवादन किया, वरिष्ठ भाई फैंग। ये सुनकर ओयांग फैंग ने मुड़कर एक नजर डाली और एक गोरा चेहरा और सुंदर युवक को उसे वरिष्ठ भाई कहते हुए देखा। वह क्षण भर के लिए हैरान हो गया। करीब से निरीक्षण करने पर उसने मुहुआ को पहचान लिया। ओयांग फैंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया जूनियर भाई मो। मुहुआ ने भी बार बार सिर हिलाया, बहुत समय हो गया मुलाकात। जब उन्होंने पहली बार नामांकन कराया तो वे हमेशा वरिष्ठ भाई ओयांग फैंग के साथ मिशन पर जाते थे। बाद में जब वरिष्ठ भाई फैंग और अन्य लोग रिफाइनिंग डेमन माउंटेन गए तो वह नहीं जा सका, इसलिए उसे अकेले ही वहां जाना पड़ा। इसके बाद उसे मैदान में ही रोक दिया गया। कुल मिलाकर उनकी आखिरी मुलाकात को 1 साल से अधिक समय हो गया था। मुहुआ ने चारों ओर देखा और देखा कि ओयांग फैंग अकेले थे। हैरान होकर उन्होंने पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग, क्या आप तलवार चर्चा सम्मेलन देखने अकेले आए थे? ओयांग फैंग ने धीरे से कहा, मेरे साथ संप्रदाय के साथी आ रहे हैं, मैं अभी जल्दी आ गया हूं, वे बाद में आएंगे। ओह, मुहुआ ने सिर हिलाया। वैसे मुहुआ ने कुछ अफसोस के साथ कहा, मैंने ताई आ संप्रदाय और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बीच प्रतियोगिता देखी, ये बहुत करीबी था। बस थोड़ा और होता तो ताई आ संप्रदाय जीत सकता था और शीर्ष 4 में पहुंच सकता था। ओयांग फैंग की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, उनके होठों पर एक हल्की सी मीठी मुस्कान थी। यह इतना आसान नहीं है, ये करीब लगता है, लेकिन वास्तव में हम कभी नहीं जीत सकते थे। मुहुआ थोड़ा चौंक गया और ओयांग फैंग को संदेह से देखने लगा। ओयांग फैंग ने मुहुआ की गहरी निगाहों को पकड़ लिया, अचानक वास्तविकता में वापस आ गया
फिर से गर्मजोशी से मुस्कुराया और मो हुआ को समझाया। हमारा ताया संप्रदाय 8 महाद्वारों में से केवल एक है, 4 महाद्वारों की तुलना में हममें अभी भी गहराई का अभाव है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और प्रयास जीत की ओर ले जाएगा, लेकिन वास्तव में हमारे पास कई वर्षों के संचय का अभाव है, जिसकी भरपाई कम समय में नहीं की जा सकती। जीतना निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन अगर हम हार भी जाते हैं तो भी यह अपेक्षित है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई फैंग की बात सही है। उन्होंने फिर से ओयांग फैंग की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग, अगले तलवार चर्चा सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा करने की बारी आपकी होगी, है ना? हाँ, ओयांग फैंग ने उदासीनता से कहा, उसकी आंखों में एक क्षणिक छाया थी, किसी भी खुशी या प्रत्याशा से रहित। मो हुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन वहां पहले से ही ताया संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र पहने कई शिष्य आ गए थे और आदरपूर्वक कह रहे थे, वरिष्ठ भाई फैंग, एल्डर आपको बुला रहे हैं। ओयांग फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया, समझ गया। फिर उसने मो हुआ की ओर मुस्कुराते हुए माफी मांगी। जूनियर भाई मो, कृपया मुझे माफ करें। महम महम, मो हुआ ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया, अलविदा वरिष्ठ भाई फैंग। जैसे ही ओयांग फैंग जाने के लिए मुड़ा और जैसे ही उनके रास्ते एक दूसरे से मिले, उसके व्यवहार में अब गर्मजोशी नहीं रही और उसकी आंखों में अंधेरे की झलक दिखाई दी। अंधेरे के इस संकेत को मो हुआ ने बड़ी उत्सुकता से पकड़ लिया। वह वहीं खड़ा रहा और ओयांग फैंग तथा ताया संप्रदाय के अन्य शिष्यों को देखता रहा, उसकी निगाहें थोड़ी स्थिर थीं। वरिष्ठ भाई फैंग, वह पहले की धारणा से थोड़ा अलग लग रहे थे। सोच रहा था कि क्या कुछ हुआ होगा। मो हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। बाद में चेंग मो सहित एक बड़ा समूह भी आ गया। वे मो हुआ के पास पहुंचे और चिल्लाने लगे, जूनियर भाई। मो हुआ ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। चेंग मो ने कहा, मो हुआ, मुझे सबसे अच्छे दृश्य वाला एक अच्छा स्थान मिल गया है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद समूह तलवार चर्चा सम्मेलन स्थल के दक्षिण पूर्व कोने की ओर चल पड़ा। रास्ते में किसी ने आह भरी, हमारा ताइक्सू गेट, कौन जाने कब हम फाइनल में पहुंच जाएं। फाइनल को भूल जाए, शीर्ष 4 में पहुंचना बहुत अच्छा होगा। शीर्ष 4 संप्रदायों में शामिल होने के कारण हमें माउंट कियानलांग में स्पिरिट खदानों का एक बड़ा हिस्सा, स्पिरिट स्टोन्स की एक बड़ी मात्रा, साथ ही ताओवादी न्यायालय से पुरस्कार भी मिलेंगे। ताओवादी दरबार से पुरस्कार? मो हुआ अचंभित रह गया। हाँ, एक शिष्य ने समझाया, कियानिक्स्यू राज्य सीमा तलवार चर्चा सम्मेलन जैसे भव्य आयोजनों के लिए ताओवादी न्यायालय हमेशा अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार प्रत्येक सत्र के साथ बदलते रहते हैं। यहाँ श्रेष्ठ ताओवादी जादू, दुर्लभ गोलियां, ताओवादी दरबार के संग्रह से ताओ साधना के लिए बहुमूल्य वस्तुएं, साथ ही विभिन्न संरचनाएं और रून हैं। मो हुआ उत्सुक हो गया, वहाँ किस प्रकार की संरचनाएं हैं? उस शिष्य ने अपना सिर हिलाया, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि इस वर्ष कोई फॉर्मेशन पुरस्कार नहीं है। पिछले वाले जैसा ही। इसके बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि कई सत्र बिना फॉर्मेशन पुरस्कार के हैं। फॉर्मेशन का सबसे कम उपयोग होता है जब तक कि कोई फॉर्मेशन मास्टर न हो। फॉर्मेशन प्राप्त करना बेकार है, कोई इसे केवल दूसरों के साथ व्यापार कर सकता है या मेरिट पॉइंट्स के बदले में इसे अपने परिवार को सौंप सकता है। वास्तव में यह आध्यात्मिक खजानों, ताओवादी जादू और गोलियों की तुलना में कहीं कम मूर्त है, जिनका उपयोग साधारण साधक कर सकते हैं। अल्पविराम। शिष्य आपस में चर्चा करते रहे। मो हुआ ने अपने दिल में उत्सुकता से सिर हिलाया। आश्चर्य है कि तलवार चर्चा सम्मेलन किस प्रकार की संरचनाओं को पुरस्कृत कर सकता है। इसके बाद तलवार चर्चा सम्मेलन योजना के अनुसार आगे बढ़ा। शीर्ष 4 से लेकर अंतिम प्रतियोगिता तक मो हुआ ने एक भी मैच नहीं छोड़ा, उन्होंने सभी मैच देखे। चारों महान संप्रदायों के स्वर्गीय गौरव वास्तव में असाधारण थे तथा उनमें साधना, ताओवादी जादू या आध्यात्मिक कलाकृतियों में कोई कमी नहीं थी। शून्य संरचना के भीतर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी ताकत, जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति और उच्च ताओवादी जादू के उपयोग के साथ शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों द्वारा समर्थित प्रदर्शित की गई शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। आसपास के सभी शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ताओवादी दरबार के वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों तथा अन्य शक्तियों ने भी सराहना व्यक्त की। मो हुआ ने स्वर्ग के चुने हुए पुत्रों को भी देखा जो तलवार चर्चा सम्मेलन में सबसे ऊपर खड़े थे। स्वर्ग के इन चुने हुए पुत्रों ने जनता के सामने तलवार वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया
तथा स्वर्गीय गौरव की शैली का पूर्ण प्रदर्शन किया, जिससे असंख्य दर्शकों में आश्चर्य और प्रशंसा उत्पन्न हुई। और इस समय मोहुआ नीचे से चुपचाप देख रहा था। यद्यपि वह ताइक्सू गेट का जूनियर ब्रदर है, पूरे तलवार चर्चा सम्मेलन के भीतर और यहां तक कि बड़े ताओवादी चर्चाओं में वह अभी भी एक अज्ञात छोटा शिष्य था। ताइक्सू गेट के अलावा लगभग कोई भी उसे नहीं जानता था। शिष्यों के विशाल सागर में वे सागर की एक बूंद के समान थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। विशाल भीड़ में अदृश्य मोहुआ चुपचाप देख रहा था। उसके विचार अस्पष्ट थे, लेकिन उसकी स्पष्ट आंखें ऐसी चमक से चमक रही थीं जिसे पहचानना दूसरों के लिए कठिन था। अंततः शानदार लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद 4 महान संप्रदायों में से एक स्वर्गीय तलवार संप्रदाय तलवार चर्चा सम्मेलन का नेता बन गया। कियान ताओवादी संप्रदाय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। लोनविंग संप्रदाय तीसरे स्थान पर रहा। वानशियाओ संप्रदाय चौथे स्थान पर रहा। इस बिंदु पर वर्तमान डिबेटिंग दाव सम्मेलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और पर्दे के पीछे विभिन्न संप्रदायों के उच्च अधिकारी सम्मेलन के रैंक क्रम के इर्द गिर्द खुली रणनीतियों और गुप्त जोड़ तोड़ में खुद को लपेट लेते हैं। सभी अपने अपने संप्रदायों के लिए सबसे बड़ा लाभ सुनिश्चित करने की होड़ में लगे रहते हैं। अल्पविराम। ताइक्सू गेट के अंदर संप्रदाय नेता निवास में एल्डर मास्टर झुन और ताइक्सू संप्रदाय के मास्टर एक दूसरे के सामने बैठकर चाय पी रहे हैं। कमरा शांत है और चाय की खुशबू से भरा हुआ है। दोनों ही शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखें गहन चिंतन प्रकट करती हैं। इस वाद विवाद दाव सम्मेलन में ताई आ संप्रदाय 8 महान द्वारों में प्रथम स्थान पर रहा, 4 महान संप्रदायों से थोड़ा ही पीछे। अशिंग वार्ड संप्रदाय मध्य रैंक तक आगे बढ़ गया। केवल हमारा ताइक्सू गेट निचली पंक्तियों के किनारों पर रुका हुआ था, न तो आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे हट रहा था। लेकिन चूंकि अन्य 2 आगे बढ़ गए हैं, इसलिए हमारी प्रगति में कमी का मतलब वास्तव में पीछे हटना है। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने उदासीनता से बोलते हुए अपनी चाय पी। चाय ताज़ा है, लेकिन बाद में इसका स्वाद थोड़ा कड़वा है। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने अपनी आंखें उठाई, एल्डर मास्टर जून की ओर देखा। एल्डर के शांत व्यवहार को देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सके, बड़े गुरु, ये थोड़ा अनुचित लगता है। एल्डर मास्टर झुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप संप्रदाय के नेता हैं। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने कड़वी मुस्कान दी। संप्रदाय का नेता वास्तव में संप्रदाय का नेता है, लेकिन एक पुराने पूर्वज के सामने संप्रदाय के नेता का क्या हिसाब है। बड़े मास्टर झुन ने अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाईं, ताइक्सू संप्रदाय के मास्टर की ओर देखा, अपना चाय का कप नीचे रखा, अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने कुछ अफवाहें सुनी हैं? ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने एक क्षण विचार किया, फिर ध्यानपूर्वक कहा, आप जानते हैं, मेरे परिवार की शक्ति छोटी नहीं है। एल्डर मास्टर झुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने कहा, मेरे कबीले के भीतर कुछ संबंध हैं, और मैंने ताओवादी न्यायालय की ओर से सुना है कि कियान ताओवादी संप्रदाय के शेन परिवार ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय और अन्य 4 संप्रदायों के साथ गठबंधन में ताओवादी न्यायालय में याचिका दायर कर प्रस्ताव दिया है। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, संप्रदाय प्रणाली सुधार। बड़े मास्टर जून ने अपनी भौहें उठाई, कुछ आश्चर्यचकित हुए और गंभीरता से पूछा, वे इसे कैसे बदलना चाहते हैं? ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर हिलाया, यह मैं नहीं जानता। वह अपने हाथ में सेलेडोन जेड जड़ित कप के साथ खेलते हुए बोला, लेकिन चाहे इसमें कितना भी बदलाव क्यों न हो, ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारा ताइक्सू द्वार वर्तमान में क्षीण हो रहा है। दिव्य विचार से तलवार बनाने की तकनीक लुप्त हो गई है, मानो अपनी ही भुजाएं काट ली हो। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ही अच्छा माना जाएगा। एक बार जब 4 महान संप्रदाय ताओवादी न्यायालय के साथ मिलकर संप्रदाय सुधार के लिए दृढ़ता से दबाव डालेंगे, तो ऐसे विश्वासघाती और अप्रत्याशित परिवर्तनों के बीच हमारे ताइक्सू गेट को अनिवार्य रूप से अशांति का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि ताइक्सू संप्रदाय के गुरु की आवाज ठंडी हो गई, 8 महान द्वारों से गिरना संभव है। एल्डर मास्टर झुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह सोचते हुए चुप हो गए। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं सका, ये जानते हुए कि उसकी अपनी साधना उथली थी और वह एल्डर मास्टर जून के विचारों को भेद नहीं सकता था। वह केवल आह भर सकता था और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकता था।
सतह पर ये 4 महान संप्रदाय हैं जो अन्य संप्रदायों के साथ गठबंधन करके संप्रदाय प्रणाली में सुधार के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि वे अपने लिए अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुझे हल्का सा लग रहा है कि वे हमारे ताइक्सू गेट को निशाना बना रहे हैं। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। लेकिन क्यों? यदि यह शिकायतों के बारे में है तो मैं कुछ सूचीबद्ध कर सकता हूं, यदि यह कारणों के बारे में है तो मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये असली कारण नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य छिपा होगा। एल्डर मास्टर जुन थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे और ताइक्सू संप्रदाय के मास्टर को गहराई से देखने लगे। कृषकों का वह परिवार वास्तव में कोई आसान उपलब्धि नहीं। एल्डर मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं समझ गया। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने एल्डर मास्टर जून के आगे बोलने का इंतजार किया, लेकिन उनके शब्द अचानक वहीं रुक गए। आगे क्या? ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने बड़े गुरु शुन को हैरान होकर देखा। बड़े मास्टर जुन ने उदासीनता से चाय का एक और घूंट लिया। मेरी अपनी योजनाएं हैं। क्या योजना है? ताइक्सू संप्रदाय के गुरु पूछना चाहते थे, लेकिन एल्डर मास्टर जून के व्यवहार को देखकर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने पूछा भी तो एल्डर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बताएंगे। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसकी अभिव्यक्ति देखकर एल्डर मास्टर जून ने मन ही मन थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि वह ताइक्सू गेट वंश के परिवार से नहीं है, तथापि चूंकि वह इस पद पर है, इसलिए वह इसकी राजनीति पर विचार करते हैं तथा ताइक्सू गेट की सुरक्षा के लिए वास्तव में चिंतित हैं। बड़े मास्टर जुन ने अभूतपूर्व ढंग से उसके लिए एक कप चाय डाली और वृद्ध स्वर में धीरे से कहा, चूंकि पहाड़ों पर बारिश आने वाली है, इसलिए परिवर्तनों पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया दें। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु ने चाय का ये कप पीकर बहुत प्रसन्नता महसूस की, लेकिन उनकी शंकाएं कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गईं। जब पहाड़ों पर बारिश आती है तो इन परिवर्तनों से निपटने के लिए किस प्रकार की स्थिरता का उपयोग किया जाना चाहिए? अल्पविराम। तलवार चर्चा सम्मेलन संपन्न हुआ। शिष्य अभी भी और अधिक के लिए उत्सुक थे और अभी भी अनुवर्ती कार्यक्रम होने थे, लेकिन मुहुआ को अब इनसे कोई सरोकार नहीं था। उसने वही देखा जो उसे देखना था, बाकी मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर यह सचमुच संप्रदाय के महत्वपूर्ण हितों से जुड़ा होता तो उसे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। प्रसिद्धि और लाभ अंततः बाहरी चीजें हैं। ताओ साधना का मार्ग लंबा है, जिसमें हृदय को शांत करने और ईमानदारी से ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता होती है। मुहुआ संप्रदाय में वापस लौट आया और अपनी साधना को उसी दृढ़ता से जारी रखा जैसे पानी की बूंदें पत्थर को घिसती हैं। उनका अगला लक्ष्य फाउंडेशन स्थापना का अंतिम चरण है। उनका बाकी समय संरचनाओं का अध्ययन करने में व्यतीत हुआ। मुहुआ ने एल्डर मास्टर शुन द्वारा सिखाई गई 5 तत्वों और 8 त्रिग्राम संरचना प्रणाली को शांगुआन परिवार और वेनरेन परिवार द्वारा संचित 5 तत्वों 8 त्रिग्राम संरचनाओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया तथा अपने संरचना अनुभवों को व्यापक बनाने के लिए एक दूसरे को संदर्भित और पुष्ट किया। 5 तत्व स्रोत कवच का सुधार भी क्रमिक रूप से जारी रहा। यूएर अधिक जीवंत हो गया। मुहुआ की देखरेख में ताइक्सू गेट में यूएर एक खुश छोटी अबाबिल की तरह थी, स्वतंत्र और असीम, हर जगह फड़फड़ाती हुई। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का समय भी था। समय उड़ गया और अनजाने में ही एक और साल बीत गया। नववर्ष का त्योहार हमेशा की तरह आया और चला गया। मुहुआ, जो अब फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में है, सफलतापूर्वक एक और स्तर पर आगे बढ़ गई है और शिष्यों का एक नया समूह ताइक्सू गेट में प्रवेश किया, जो मुहुआ से एक समूह छोटा था। वास्तव में उसके जूनियर भाई और जूनियर बहनें थे। मुहुआ अब सचमुच एक बड़े भाई बन गए। यह मुहुआ का ताइक्सू गेट में प्रवेश करने का 4था वर्ष है। यह फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज का शैक्षणिक वर्ष भी है। इस वर्ष मुहुआ द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के लिए ताओ साधना पाठ्यक्रम के अध्ययन की शुरुआत हो रही है, जिसमें द्वितीय श्रेणी मिडिल स्टेज के कलाकृतियों के शोधन, कीमिया और रूनों से जुड़ना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त चरण दर चरण मुहुआ उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी संरचनाओं को गहराई से सीखेगा। 3 वर्षों के भीतर अपनी दिव्य भावना को 19 पैटर्न तक बढ़ाने का प्रयास करना। ये वह छोटा सा लक्ष्य है जो मुहुआ ने अपने लिए निर्धारित किया है। उन्होंने मूलतः 20 पैटर्न्स को लक्ष्य करने के बारे में सोचा था, लेकिन वे गहराई से जानते हैं कि यह व्यावहारिक रूप से असंभव है। 20 पैटर्न स्वर्ण कोर क्षेत्र की दिव्य भावना के अनुरूप हैं और उनकी वर्तमान साधना और उनकी दिव्य भावना की वृद्धि दर को देखते हुए यह अल्पावधि में बिल्कुल अप्राप्य है। इसके बाद सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा।
यद्यपि खेती का तरीका बदल गया, परंतु विरासत का समग्र ढांचा नहीं बदला। न तो बुजुर्ग और न ही कक्षाएं पढ़ाने वाले प्रशिक्षक बदले। इस प्रकार महुआ ने फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल फेज के अध्ययन वर्ष के लिए शीघ्रता से अनुकूलन कर लिया। 2 महीने बाद जब शिष्यों की साधना स्थिर हो गई और सब कुछ सही रास्ते पर आ गया, तो संप्रदाय ने महुआ और अन्य लोगों को सूचित किया, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन अब खुला है। साधना निर्देश के लिए जिम्मेदार एल्डर ताओ शिक्षण कक्ष के सामने खड़े हुए और शिष्यों की भीड़ को संबोधित किया। दानव पर्वत को परिष्कृत करना, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, शिष्यों के लिए राक्षस जानवरों का शिकार करने, अपने ताओवादी कौशल को निखारने और खुद को संयमित करने का स्थान है। यह आपके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल चरण के दौरान उपक्रम पुरस्कारों के अलावा मेरिट पॉइंट्स का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। कुछ पुरस्कारों में विशेष रूप से राक्षस जानवरों का शिकार करना भी शामिल है। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर राक्षस जानवर कई प्रकार के होते हैं, उनकी रक्त रेखाएं अनोखी होती हैं और वे दुर्जय होते हैं। कई दुर्लभ राक्षस जानवरों की सामग्री स्पिरिट स्टोन्स से भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए तलवार साधकों, शिल्पकला परिशोधकों, कीमियागरों या किसी भी शिष्य के लिए जिसे शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, शोधन दानव पर्वत का दौरा करना अपरिहार्य है। हालांकि राक्षस जानवर कल्टीवेटर से अलग हैं। एल्डर ने थोड़ा रुककर शिष्यों के समूह की ओर अपनी नजरें उठाईं। आप कुलीन परिवारों से हैं और आपने छोटी उम्र से ही विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिया है और ज्यादातर विनम्र आत्मिक जानवरों को देखा है। आप में से बहुत कम लोगों ने राक्षस जानवरों को सचमुच करीब से देखा है। राक्षस जानवरों में तीव्र रक्तक्यूई और अत्यधिक राक्षसी शक्ति होती है, जिससे उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। वे उग्र स्वभाव के भी होते हैं, जिनमें से कई इंसानों का शिकार करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग स्पिरिट ग्रास खाते हैं और मीठी ओस पीते हैं, वे भी मनुष्यों को नहीं खाते, लेकिन फिर भी वे मनुष्यों को मार डालेंगे। इसलिए राक्षस जानवरों का शिकार करते समय कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का एक समूह होना चाहिए। और इन जानवरों का अनजाने में शिकार बनने से बचने के लिए बेहद सतर्क रहना चाहिए। जब आप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं, तो पाप साधक और दानव साधक उचित नहीं हो सकते हैं। हालांकि ऐसे दुष्ट दानव संप्रदाय से डरते हैं और आपको समर्थन देने वाले कुलीन परिवारों से डरते हैं, इसलिए वे वास्तव में घातक प्रहार करने का साहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश करते हैं, तो आपको मानवता से रहित क्रूर राक्षस जानवरों का सामना करना पड़ेगा और वास्तव में उनके साथ कोई तर्क नहीं है। यदि आप सावधान नहीं हैं और सतर्कता की उपेक्षा करते हैं, तो बहुत संभावना है कि आप किसी जानवर के पेट में पहुंच जाएं। इसके अलावा जो संप्रदायों के बुजुर्गों द्वारा पकड़े जा सकते हैं और जानबूझकर रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के अंदर रखे जा सकते हैं, वे कोई साधारण जानवर नहीं हैं, जिससे उन्हें संभालना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। एल्डर ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, हालांकि रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन अब खुला है, सामान्य अभ्यास के अनुसार कम से कम वर्ष की दूसरी छमाही तक या शायद अगले साल तक, जब आपकी साधना और अधिक दृढ़ हो जाए और आपके ताओवादी कौशल और आध्यात्मिक कलाकृतियां आपकी साधना के साथ अधिक सुसंगत हो जाएं, तो राक्षसी जानवरों का शिकार करने, सामग्री निकालने और पुण्य अंक अर्जित करने के लिए शोधन दानव पर्वत पर जाने पर विचार करें। बहुत देर नहीं होगी। कुल्हाड़ी तेज करने से लकड़ी काटने का काम देर से नहीं होता। जल्दबाजी और लापरवाही न करें, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैंने अपनी बात कह दी है, अब ये तय कर लो कि रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में कब प्रवेश करना है, तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए। एल्डर की निगाहें नीचे झुक गईं और बैठे हुए शिष्यों पर पड़ी। आप सभी से एक अंतिम बात कहनी है। यदि आप अपने साथी संप्रदाय के शिष्यों या परिष्कृत दानव पर्वत के भीतर अन्य संप्रदाय के शिष्यों द्वारा विश्वासघात का सामना करते हैं, भले ही यह 4 महान संप्रदायों में से एक हो, तो हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांगेगा। हालांकि यदि आप अपनी मूर्खता और जल्दबाजी में किए गए कार्यों के कारण किसी राक्षस जानवर के जबड़े में अपना अंत पाते हैं, तो संप्रदाय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। न केवल ताइक्सु गेट, बल्कि यह पूरे कियानिक्सुए राज्य सीमा में भी प्रथा है। कुलीन परिवारों के पुत्र यदि आत्मा अपमान से संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से अपनी विलासिता और अपव्ययपूर्ण जिंदगी जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि वे सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दबाव बहुत अधिक है और प्रतिस्पर्धा तो और भी अधिक। फिर भी प्रतिष्ठित परिवारों में पले बड़े होने के कारण हवा और बारिश से सुरक्षित रहते हुए, जहां अधिकांश संघर्ष पारिवारिक हितों और व्यक्तिगत संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, वास्तव में खेती की दुनिया के घातक खतरों का सामना किए बिना
इसलिए संप्रदाय में शामिल होने पर उन्हें तदनुसार अनुकूलन करना शुरू कर देना चाहिए। पुरस्कार देना एक पहलू है जिससे शिष्यों को पाप करने वालों से निपटने का तरीका सिखाया जा सके और मानव हृदय की दुर्भावना को समझा जा सके। दानव पर्वत को परिष्कृत करना दूसरा बिंदु है जिससे शिष्यों को राक्षस जानवरों की क्रूरता के बारे में सिखाया जा सके। इसलिए बहुत समय पहले कियानिक्स्यू राज्य सीमा के एक बुजुर्ग ने बहुत विरोध के बावजूद ये नियम निर्धारित किया। परिष्कृत दानव पर्वत पर एक राक्षस जानवर के मुंह के भीतर मरना व्यर्थ मरना है। ये नियम संप्रदाय के शिष्यों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करने, जीवन की कठिनाई को समझने और मृत्यु की भयावहता का अनुभव करने के लिए स्थापित किया गया था। ये सुनकर बैठे हुए सभी शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए और उनके हृदय में सतर्कता की भावना उत्पन्न हो गई। मोहुआ को भी थोड़ा तनाव महसूस हुआ, लेकिन उनका तनाव प्रत्याशा के कारण था। राक्षस शिकार। उसने महसूस किया कि उसके भीतर राक्षस शिकारी का रक्तवंश बेचैन हो रहा है। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में, जहां ऊंची चोटियां और घने जंगल राक्षस जानवरों के समूह का घर है, वहां करने के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन वह नहीं जानता कि एल्डर मास्टर जून उसे पहाड़ में प्रवेश करने के लिए सहमत होंगे या नहीं। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। सतह पर एल्डर मास्टर जून का ग्राउंडिंग आदेश उसे कियानिक्स्यू राज्य सीमा छोड़ने से रोकने के लिए था। चून की रिफाइनिंग डेमन माउंटेन कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर स्थापित सीमाओं के भीतर है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोहुआ जानता था कि एल्डर मास्टर जून का इरादा उसे खतरे से दूर रखना और उसे सुरक्षित रूप से संरचनाओं का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कराना था। दानव पर्वत को परिष्कृत करना खतरनाक है और एल्डर मास्टर जून शायद उसके प्रवेश के लिए सहमत न हो। विचार विमर्श के बाद मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून से परामर्श करने का निर्णय लिया। एल्डर मास्टर शुन से मुलाकात करने के लिए मोहुआ ने जैसे ही पहाड़ में प्रवेश करने का अनुरोध किया, उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। बड़े मास्टर झुन ने कठोर चेहरे और सख्त लहजे में चिंता प्रकट करते हुए कहा, बच्चे, तुम मुसीबत के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो? रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के राक्षस जानवर बेहद खतरनाक हैं, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसके अलावा आप एक कमजोर शरीर वाले बॉडी कल्टीवेटर नहीं हैं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है और आपके मंत्र भी कोई लाभ नहीं देते हैं। आप आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं करते हैं, इसलिए राक्षस जानवरों की सामग्रियों का कोई उपयोग नहीं है। आप हर दिन फॉर्मेशन आरेख बनाते हैं और आपके पास मेरिट पॉइंट्स की कमी नहीं है। आप रिफाइनिंग डेमन माउंटेन क्यों जा रहे हैं? एल्डर मास्टर झुन ने अपने प्रश्नों से मोहुआ को निःशब्द कर दिया था। हालांकि एल्डर मास्टर जून के शब्द वास्तविक स्थिति से कुछ हद तक अलग थे। यद्यपि मेरा शरीर कमजोर है, मेरी गतिशीलता तकनीक अच्छी है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति नगण्य है, लेकिन मेरे मंत्र त्वरित हैं। मैं आध्यात्मिक कलाकृतियों को स्वयं परिष्कृत नहीं करता, लेकिन मास्टर गु मुझे उन्हें परिष्कृत करने में मदद करते हैं। ये सच है कि मैं हर दिन फॉर्मेशन बनाता हूं, लेकिन मेरे पास मेरिट पॉइंट्स की कमी कैसे नहीं हो सकती? मेरिट पॉइंट्स ऐसी चीज है कि आपके पास जितने अधिक अंक होंगे उतना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि यह आपके लिए आवश्यक न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन्हें संचित नहीं करना चाहिए। कियान जुआंग, साहस के नायक। मोहुआ के पास जितने ज्यादा मेरिट पॉइंट्स होते, उसका दिल उतना ही ज्यादा आश्वस्त होता। वह चाहता था कि काश वह 10 या 20 हजार पॉइंट्स बचा पाता और ताइक्सू टोकन को देखकर भी उसे खुशी मिलती। लेकिन एल्डर मास्टर झुन की बात भी सही थी। वर्तमान में विचार किया जाए तो ये सभी बातें आवश्यक नहीं हैं। फिर भी मोहुआ इसे स्वीकार करने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। बड़े मास्टर जून ने उसकी अनिच्छा देखी और अपना सिर थोड़ा हिलाया और मन ही मन सोचा कि मोहुआ, ये बच्चा, हालांकि अच्छा स्वभाव वाला और स्थिर है और अधिक बड़ा लग रहा है, एक सुंदर और आकर्षक युवा लड़का बन गया है। लेकिन वह अभी भी दिल से कुछ हद तक बच्चों जैसा है, हमेशा उत्साह में शामिल होने के लिए उत्सुक रहता है। और वास्तव में दानव पर्वत को परिष्कृत करना, जिसमें सैकड़ों संप्रदाय के अनुयायी राक्षस शिकार के लिए टीमें बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, एक बहुत ही शानदार दृश्य है। लेकिन क्या यह ऐसा उत्साह है जिसमें तुम, बच्चे, शामिल हो सकते हो? आपकी प्रतिभा आपके प्रशिक्षण में निहित है, एक ऐसी ताकत जो कई खामियों को ढक लेती है। अपनी प्रतिभा का भरपूर विकास करें और भविष्य में आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रास्ते हैं जिन पर आपको चलने की जरूरत नहीं है और न ही आप चल सकते हैं। प्रशिक्षण ही एक स्पष्ट मार्ग है। एल्डर मास्टर झुन ने गंभीरता और गहनता के साथ बात की। ओह, मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया।
ये देखकर कि मोहुआ अभी भी कुछ हद तक नाखुश था, एल्डर मास्टर जून ने एक पल के लिए सोचा, अपनी कलाई को घुमाया और फॉर्मेशन डायग्राम का एक मोटा ढेर निकाला। आपने ताइक्सू गेट से 17 पैटर्न के साथ 5 तत्वों वाली बागुआ संरचना लगभग सीख ली है। अब मेरा ये सेट सीखिए। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया, बड़े मास्टर, क्या आपका भी ताइक्सू गेट से नहीं है? ये थोड़ा अलग है, एल्डर मास्टर झुन ने कहा। ताइक्सू गेट की संरचनाएं विरासत पर केंद्रित हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षण और प्रदान करना है। मैं अब आपको जो दे रहा हूं वह संरचनाओं में वास्तविक अनुसंधान है। ये संरचना आरेख भी 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों पर आधारित है, लेकिन आपके द्वारा पहले सीखे गए आरेखों की तुलना में ये काफी अधिक चुनौतीपूर्ण है। मोहुआ की आंखें चमक उठी, काफी अधिक चुनौतीपूर्ण। उन्होंने शीघ्रता और सम्मानपूर्वक फॉर्मेशन डायग्राम लिए, उन पर संक्षिप्त नजर डाली और उनकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं। ये संरचना आरेख शांगुआन परिवार और वेनवेन परिवार की संरचना विरासतों से एक अद्भुत समानता साझा करते थे। इसके अलावा ये और भी गहरे लगते थे। धन्यवाद बड़े गुरु, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहुआ को खुश देखकर एल्डर मास्टर जून ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपना हाथ लहराते हुए कहा, जाओ जाओ और संरचनाओं का अध्ययन करो। जरूर जरूर। मोहुआ ने तुरंत फॉर्मेशन डायग्राम को अपने कपड़ों में रख लिया और भाग गया। एल्डर मास्टर झुन ने देखा और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। इसके बाद के समय में एल्डर मास्टर जून की दयालुता को निराश न करने के लिए मोहुआ ने अस्थायी रूप से रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन को अपने दिमाग से निकाल दिया और पूरे मन से नए संरचनाओं का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब नई संरचनाओं का पूर्ण अध्ययन हो जाएगा। जब मोहुआ ने सीखना समाप्त कर लिया तो वह एल्डर मास्टर जून को खोजने गया और रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मोहुआ को खुश करने के लिए एल्डर मास्टर जून उसे व्यस्त रखने और उसके बेचैन दिल को शांत करने के लिए केवल अधिक फॉर्मेशन आरेख दे सकते थे। और इस तरह लगभग आधा साल और बीत गया। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन को बहाने के रूप में उपयोग करते हुए मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून से कई फॉर्मेशन डायग्राम जबरन लिए जो उसे इस समय नहीं सिखाए जाने चाहिए थे। इस बीच चेंग मो और अन्य लोग अपनी साधना में अधिक स्थिर हो गए। उन्होंने फाउंडेशन स्थापना युद्धों के मध्य चरण के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया और 5 की टीमों में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। मोहुआ, एक सच्चा मॉन्स्टर हंटर, केवल उत्सुकता से देख सकता था। भोजन के समय चेंग मो और अन्य लोग एकत्रित हुए और रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के बारे में उत्साहपूर्वक बातें करने लगे। हर जगह शिष्य और राक्षस जानवर, गर्दन से भी लंबे पंजे वाले बाघ, छोटी पहाड़ियों की तरह खड़े भालू पाए, हरे फर वाले भेड़िया दानव और उग्र लाल रंग से सजे फीनिक्स। राक्षस जानवरों के खिलाफ लड़ाई में कोई भी पूरी ताकत के साथ, मार्शल आर्ट और मंत्र के साथ बिना किसी बाधा के लड़ सकता है। लड़ाई उत्साहवर्धक और अनियंत्रित होती है। एक एकल प्रारंभिक चरण द्वितीय श्रेणी दानव कोर 300 मेरिट अंकों के बराबर है। और वहां बहुमूल्य खाल, हड्डियां, सार, रक्त, पित्ताशय, सभी कुछ बहुत कीमती है। चेंग मो ने कहानियां बड़े उत्साह के साथ सुनाई। लेकिन लगभग 10 दिनों के बाद, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की कुछ यात्राएं करने के बाद चेंग मो कुछ हद तक निराश लग रहा था। मोहुआ ने पूछा, क्या हुआ? चेंग मो ने आह भरी, दानव शिकार पर्वत के अंदर अधिकांश लोग नींव स्थापना के अंतिम चरण में संप्रदाय के शिष्य हैं, जिनके पास समृद्ध अनुभव, निपुण तकनीक, गहन साधना और उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। हम उनकी टीमों में शामिल नहीं हो सकते। हमारे 5 लोगों के समूह ने एक टीम बनाई जिसका उद्देश्य सेकंड ग्रेड अर्ली स्टेज वुल्फ डेमन पर हाथ आजमाना था, लेकिन वह वुल्फ डेमन वाकई चालाक था। उसे ढूंढने में ही हमें आधा दिन लग गया। और फिर क्या हुआ? हम हार गए। चेंग मो काफी निराश दिख रहा था। मोहुआ ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। राक्षस जानवर वास्तव में दुर्जय हैं, विशेषकर चेंग मो जैसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी राक्षस जानवरों का शिकार नहीं किया था और जिसके पास लगभग कोई अनुभव नहीं था। पहली मुठभेड़ में कठिनाइयों का सामना करना अपरिहार्य है। मॉन्स्टर हंटर का पेशा नए लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। मोहुआ केवल एक अनुस्मारक के रूप में कुछ राक्षस शिकार युक्तियां साझा कर सकते हैं। यह अधिक विशिष्ट सलाह देने का समय नहीं था, क्योंकि विशिष्ट समस्याओं के लिए विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मोहुआ को राक्षस शिकार का बहुत सारा अनुभव बिग ब्लैक माउंटेन से मिला। बिग ब्लैक माउंटेन ली राज्य में एक द्वितीय श्रेणी पर्वत श्रृंखला है, जहां मोहुआ का जन्म और पालन पोषण हुआ, और वह वहां के वातावरण और राक्षस जानवरों से बहुत परिचित है।
हालांकि अब वे कियान राज्य के शोधन दानव पर्वत पर थे। हुआ ने कभी भी रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन का व्यक्तिगत रूप से दौरा नहीं किया था और उसे वहां की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के राक्षसी जानवरों का शिकार करने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए बिग ब्लैक माउंटेन में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को आंख मूंद कर लागू नहीं कर सकता था। वह केवल कुछ सामान्य मॉन्स्टर हंटर रणनीति चुन सकते थे और उन्हें संक्षेप में समझा सकते थे। जैसे राक्षस जानवरों की आदतें जब वे भोजन की तलाश में होते हैं, शीतनिद्रा में रहते हैं, घात लगाते हैं, निवास करते हैं, मृत होने का नाटक करते हैं। साथ ही राक्षस शिकारियों द्वारा जाल बिछाने, घेरने और राक्षसों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियां। चेंग मो और अन्य लोगों ने सुना और बार बार सिर हिलाया। हाओ जुआन की आंखें चमक उठीं। जूनियर भाई, आप बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, मो हुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया। चेंग मो ने मो हुआ की सारी सलाह मान ली। लेकिन सलाह मानना एक बात है और वास्तव में राक्षसों का शिकार करना एक अलग कहानी है। चेंग मो और उनकी टीम की राक्षस शिकार की प्रक्रिया अभी भी कठिनाइयों से भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वे धीरे धीरे दृढ़ होते गए। आखिरकार कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर अध्ययन करने और 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सू द्वार के शिष्य बनने में सक्षम होने के कारण वे अपने अपने परिवारों के स्वर्ग के चुने हुए पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना स्वभाव और गौरव था। कुछ समय तक समय इसी तरह बीतता रहा। सब कुछ अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि मो हुआ ने चेंग मो को नहीं देखा, जो पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसका एक हाथ स्लिंग में था, उसका चेहरा सूजा हुआ और चोटों से भरा था, वह हिलने में असमर्थ था। एक भालू ने थप्पड़ मारा। सीटू जियान ने भी यही कहा। मो हुआ के चेहरे पर जटिल भाव थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या सहानुभूति जताए। चेंग मो जिद पर अड़ा रहा, इस बार मेरी लापरवाही थी। मैं तो बस एक सेकंड ग्रेड अर्ली स्टेज बेयर पाई हूँ। अपनी चोटों से उबरने के बाद मुझे इस शैतान से 300 राउंड तक लड़ना होगा, इसके पंजे काटकर इस अपमान का बदला लेना होगा। सीटू जियान ने धीरे से कहा, अगर आपकी हड्डियां आपके मुंह जितनी मजबूत होती तो आप उनमें से 8 नहीं तोड़ते। जैसे ही सीटू जियान बोला, चेंग मो वास्तव में दर्द से कराह उठा। सीटू, तुम जरूर छोटे भाई के हाथों भ्रष्ट हो गई हो। पहले तो तुम इतनी चिढ़ती नहीं थी। लेकिन सीटू जियान अब उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं था। तो मो हुआ ने पूछा, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया। एल्डर मुरोग ने उसकी ओर देखा और कहा कि भालू पाई की ताकत बहुत अधिक थी। इस बड़े मूर्ख की मांसपेशियां और हड्डियां घायल हो गई हैं। इसे ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा और फिर हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। तो क्या आपके पास राक्षस शिकार के लिए एक व्यक्ति कम नहीं है? मो हुआ ने कहा। साधारण लोगों की कमी होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन चेंग मो के पास जबरदस्त रक्त क्यूई थी और उसकी पर्वत विभाजक कुल्हाड़ी बहुत बड़ी और भारी थी। वह एक ऐसा शरीर साधक था जो सहन भी कर सकता था और लड़ भी सकता था। अब जब वह घायल हो गए हैं तो उनका स्थानापन्न ढूंढना आसान नहीं होगा। सीटू जियान ने आह भरी, चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं। हमारी साधना के वर्तमान स्तर को देखते हुए शायद दानव पर्वत पर शोधन के लिए जाना बहुत जल्दी हो गया था। इन दिनों में हमने कोई पुण्य अंक भी नहीं अर्जित किया है, ये कुछ हद तक असहनीय है। हम कुछ और तैयारियां करेंगे और अगले साल तक इंतजार करेंगे जब हमारी साधना अधिक ठोस हो जाएगी, तब हम पुनः दानव पर्वत को परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। मो हुआ ने फिर पूछा, अन्य साथी शिष्यों के बारे में क्या? सीटू जियान ने सिर हिलाया, सब लगभग एक जैसे ही हैं। खैर, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर काम करना मुश्किल है, मॉन्स्टर हंटर बनना वाकई एक मुश्किल काम है। सीटू जियान ने फिर से आह भरी। मो हुआ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जूनियर ब्रदर को इस प्रयास में उनका नेतृत्व करना होगा। एक पल के लिए विचार करने के बाद मो हुआ एल्डर मास्टर जून को खोजने चला गया। फिर से पहाड़ पर जा रहे हो? बड़े मास्टर जून ने भौहें चढ़ाईं। मो हुआ ने फिर तैयार बहाना निकाला, मैंने कुछ रचनाएं सीखी हैं और उनके प्रभावों को परखने के लिए उन्हें आध्यात्मिक कलाकृतियों पर चित्रित करके अभ्यास में लाना चाहता हूं। दानव पर्वत का शोधन सबसे उपयुक्त स्थान है। आपको आध्यात्मिक कलाकृतियां कहां से मिली? गु परिवार के पास एक तृतीय श्रेणी कलाकृति परिशोधक मास्टर गु है जो उन्हें परिष्कृत करने में मेरी मदद करेगा। गु परिवार। एल्डर मास्टर जून थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और उनकी आंखों में चिंतन दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
मोहुआ ने कहा, मैं केवल आध्यात्मिक कलाकृतियों को बेहतर बनाने के लिए संरचनाएं बनाऊंगा, दूसरों से पीछे रहूंगा, मैं स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। एल्डर मास्टर जून को अभी भी चिंता थी, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के अंदर राक्षस जानवर क्रूर हैं। ये ठीक है, मोहुआ ने अपना सिर ऊपर उठाकर और छाती बाहर निकालकर आत्मविश्वास से घोषणा की। वरिष्ठ गुरु, बिना किसी अतिशयोक्ति के, मैं वास्तव में एक राक्षस शिकारी पृष्ठभूमि से हूँ। बचपन से ही मैं राक्षस जानवरों से निपटता रहा हूँ और राक्षस शिकार का अनुभव एक पारिवारिक विरासत है। मोहुआ की घोषणा से एल्डर मास्टर जून अचंभित रह गए। कैसी बात है, एक राक्षस शिकारी? उसने गोरी त्वचा, पतले हाथ पैरों वाले मोहुआ को देखा और यह नहीं समझ सका कि वह किसी राक्षस शिकारी जैसा कैसे दिखता है। राक्षस फीडर, शायद अधिक संभावना होगी, राक्षस जानवरों को खिलाने के लिए। ये देखकर कि एल्डर मास्टर जून ने उस पर विश्वास नहीं किया, मोहुआ ने जोर देकर कहा, सच में? एल्डर मास्टर जून ने चुपचाप मोहुआ को देखा, और हालांकि वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसने सोचा कि मोहुआ के चरित्र को देखते हुए वह उसके चेहरे पर ऐसा बेतुका झूठ नहीं बोलेगा। ये बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन संभवतः गलत नहीं है। ठीक है, एल्डर मास्टर जून ने आह भरी। मुख्य रूप से उसके पास मोहुआ को सांत्वना देने के लिए कोई अन्य संरचना नहीं थी। 17 पैटर्न संरचना में जो कुछ भी दिया जा सकता था वह दिया जा चुका था, और मोहुआ जो कुछ भी सीख सकता था वह पहले ही सीख चुका था। अन्य संरचनाओं के लिए यह तो उच्च स्तर की दिव्य अनुभूति की आवश्यकता होती थी, जिसे मोहुआ अभी तक नहीं सीख पाया था। या फिर वे संरचनाएं थीं जिन्हें आसानी से पारित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उसे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसके अलावा संरचनाओं जैसी किसी चीज को वास्तव में सीखने में लागू करने की जरूरत होती है। अगर कोई सीखी हुई बातों का इस्तेमाल नहीं करता तो उसका अंत उन पुराने पंडितों, अप्रचलित अवशेषों की तरह होगा। एल्डर मास्टर जून को अचानक याद आया उस समय का वह व्यक्ति जिसने उनके साथ संरचनाओं पर चर्चा की थी और इसी तरह के शब्द कहे थे। प्रशिक्षण के लिए सीखने में अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण के मार्ग की कुंजी है। सीखना मार्ग में प्रवेश करने की दहलीज है, अनुप्रयोग मार्ग पर चलने का आधार है। लागू करना सीखें, सीखने को बढ़ावा देने के लिए लागू करें। संयुक्त शिक्षण और अनुप्रयोग, ज्ञान और क्रिया को संरेखित करना। केवल ऐसा करने से ही कोई व्यक्ति निष्पक्ष और दृढ़ हो सकता है तथा संरचनाओं के सबसे मौलिक महान दाव की झलक पा सकता है। अब भी ये शब्द उनके कानों में गूंजते हैं, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और प्रशंसनीय व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। एल्डर मास्टर जून को अजीब तरह की उदासी महसूस हुई, और जब उन्होंने मोहुआ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वे अचानक चौंक गए। उनके दिल में कुछ भावुकता महसूस हुई। वह सचमुच कुछ उससे मिलता जुलता है। हालांकि मोहुआ इस सब पर विचार नहीं कर रहा था, बल्कि जब उसने कहा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। धन्यवाद बड़े गुरु। एल्डर मास्टर शून ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर भी चेतावनी दी, सावधान रहो। दूसरों के पीछे चलना याद रखो। केवल संरचनाओं का अध्ययन करो और स्वयं कोई कार्रवाई मत करो। मोहुआ ने तुरंत जवाब दिया और सम्मानपूर्वक अभिवादन करने के बाद विदा लेने के लिए खड़ा हो गया। मोहुआ के जाने के बाद एल्डर मास्टर जून की निगाहें गंभीर हो गईं और उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक ताओवादी बच्चे को बुलाया और निर्देश दिया, जियो को बुलाओ। ताओवादी बालक ने आदेश लिया और चला गया। कुछ ही देर बाद ताइक्सू गेट के आंतरिक संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जो दिखने में सुंदर और कुछ हद तक शांत स्वभाव का था, आया और एल्डर मास्टर जून को सलाम किया। बड़े पूर्वज। एल्डर मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, क्या आप मोहुआ के बारे में जानते हैं? उस आदमी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं करता हूँ। मोहुआ शायद उसे नहीं जानता होगा, लेकिन वह मोहुआ को जानता था। एल्डर मास्टर जून के साथ संबंध होने के कारण ताइक्सू गेट के सभी बुजुर्गों और प्रशिक्षकों में से कौन मोहुआ को नहीं पहचानेगा, जो एल्डर मास्टर जून के अपने परपोते से भी अधिक करीब था। एल्डर मास्टर शून ने सिर हिलाया। मोहुआ रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश करने वाला है, जहां आपकी ड्यूटी है उसका अच्छे से ध्यान रखना। बोलने के बाद एल्डर मास्टर जून ने उस आदमी की ओर देखा, अगर उसका एक भी बाल झड़ गया तो तुम्हें पैट्रिक हॉल में घुटने टेकने पड़ेंगे। वह आदमी अचंभित रह गया और तुरंत ही उसके सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसे लगा कि उसके सिर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, और ये परेशानी एक बड़े बलि का बकरा भी बन सकती है।
आसपास किसी को न देखकर उस आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर ली और धीरे से वह प्रश्न पूछा जो वह काफी समय से पूछना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बड़े पूर्वज, ये बच्चा महुआ। निश्चित रूप से इसका उपनाम मेरी तरह जून नहीं है ना? बड़े मास्टर जून ने ऊपर देखा, उसे ठंडी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम काफी आलसी हो। जब यह मामला निपट जाएगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा शांत करने के लिए कुछ और काम सौंप दूंगा। एल्डर मास्टर जुन ने गुस्सा शब्द का गहन अर्थ बताया था। आदमी का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया, मानो उसने अभी अभी कोई कड़वी जड़ी बूटी निगल ली हो। यदि उसे पहले से पता होता तो वह पूछने के लिए अपना मुंह नहीं खोलता। बड़े पूर्वज द्वारा सौंपे गए कार्य क्या वे कभी आसान हो सकते हैं? हो सकता है कि अगर वह मरता भी न हो तो भी उसकी त्वचा की एक परत जरूर निकल जाए। ये देखकर कि वह अब ठीक व्यवहार कर रहा है, एल्डर मास्टर जून ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। जाओ, याद रखो मैंने क्या कहा था। अगर तुम्हारा हाथ टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे का एक भी बाल नहीं गिर सकता। उस आदमी ने गहरी सांस ली और हार मानकर कहा, समझा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बच्चे का उपनाम निश्चित रूप से जून नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का उपनाम जून था उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता था। उस आदमी के जाने के बाद एल्डर मास्टर जून को एक और बात याद आए और वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। मूलतः एक राक्षस शिकारी, वह मॉन्स्टर हंटर मूल का कैसे हो सकता है? एक ढीला साधक जो एक राक्षस शिकारी है, संरचनाओं के बारे में कैसे जान सकता है? बड़े मास्टर जून की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ली राज्य कियान राज्य से बहुत दूर है और मोहुआ तो बस एक ढीला साधक है। इससे पहले एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की पृष्ठभूमि की जांच करने के बारे में विशेष रूप से नहीं सोचा था, क्योंकि यह उनसे संबंधित नहीं था। एक नायक अपने मूल के बारे में घमंड नहीं करता। कियानेक्सुए राज्य सीमा में प्रवेश करना और ताइक्सू गेट में शामिल होना एक पूर्व निर्धारित अवसर माना जाता है। जब तक मोहुआ का स्वभाव अच्छा है, प्रतिभा अच्छी है और वह फॉर्मेशन में निपुण है, तब तक यही मायने रखता है। एल्डर मास्टर शुन को पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वह दूसरों का उनके मूल के आधार पर मूल्यांकन नहीं करते। इसके अलावा कई जिम्मेदारियों वाले एक बड़े पूर्वज होने के नाते वह किसी शिष्य की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ नहीं करते। लेकिन अब वह अचानक बहुत उत्सुक हो गया। ये बच्चा क्या करते हुए बड़ा हुआ था और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वे पंचतत्व निर्माण में इतनी गहरी नींव के साथ एक निर्माण मास्टर बन गए? एल्डर मास्टर जुन ने एक क्षण विचार किया, फिर एक अन्य ताओवादी बालक को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आंतरिक द्वार से एक शिष्य को बुलाओ जो पवन यात्रा 1000 मील कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। हाँ, बड़े पूर्वज। ताओवादी बालक चला गया और थोड़ी देर बाद आंतरिक संप्रदाय ताओवादी वस्त्र पहने एक शिष्य जो हवा की तरह तेज गति से चल रहा था, वहां आया। बड़े पूर्वज। शिष्य ने हाथ झुकाकर प्रणाम किया। एल्डर मास्टर जुन ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, अपने आप को तैयार करो और जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाओ। क्लाउड क्रॉसिंग सिटी की ओर जाओ, फिर क्लाउड फेरी से ली स्टेट जाओ, बिग ब्लैक माउंटेन स्टेट बाउंड्री नामक स्थान पर जाओ जो कि द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा है, और मेरे लिए कुछ मामलों के बारे में पूछताछ करो। 1000 मील वायु यात्रा कौशल से संपन्न शिष्य अपने मिशन पर निकल पड़ा। बड़े मास्टर शुन, जिनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, मेज पर शांति से बैठे थे। उनकी निगाहें कोमल थीं, लेकिन उनका दिल झील की सतह पर लहरें पैदा करने वाले पत्थर की तरह अशांत था। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ आश्चर्यजनक सत्य उजागर कर सकेगा, लेकिन ये सत्य वास्तव में क्या थे? फिलहाल एल्डर मास्टर झुन के पास कोई सुराग नहीं था। अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुन की अनुमति से मोहुआ बहुत उत्साहित था और उसके कदम बहुत हल्के थे। शिष्य के निवास पर वापस आकर उसने योजना बनानी शुरू कर दी कि जब वह शोधक दानव पर्वत में प्रवेश करेगा तो क्या करेगा। हर चीज तैयारी से स्थापित होती है और बिना तैयारी के सब कुछ विफल हो जाता है। यह मॉन्स्टर हंटर का नियम है। कुछ दिनों बाद एक अवकाश के अवसर पर वह अकेले ही रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की यात्रा पर निकल पड़े। कियानेक्सुए राज्य सीमा के उत्तर में स्थित रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन एक निरंतर लुढ़कता हुआ, घने जंगलों वाला, बादलों से घिरा हुआ पर्वत है जो धुंध और भयंकर राक्षस जानवरों से भरा हुआ है। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर मोहुआ ने ऊपर देखा और तीव्र राक्षस क्यूई और पहाड़ की अथाह गहराई को देखा। कभी कभी भयानक दहाड़े और भयंकर जानवर दहाड़ते थे। हवा में खून की हल्की गंध घुल जाती थी, जिससे एक खतरनाक आभा फैल जाती थी।
उसके चारों ओर कई नए शिष्य परिष्कृत दानव पर्वत को घूर रहे थे, जो एक निष्क्रिय जानवर जैसा लग रहा था। उनमें से अधिकांश घबराए हुए लग रहे थे और डर के लक्षण दिखा रहे थे। यहाँ तक कि अनुभवी लोगों के चेहरे पर भी गंभीरता थी और वे लापरवाही बरतने का साहस नहीं कर रहे थे। केवल मोहुआ ही शांत दिखाई दिया, उसकी आंखें हल्की चमकीली थीं। उन्होंने घने बादलों से ढके और मॉन्स्टर क्यूई से लिपटे पहाड़ को देखा, जो बिग ब्लैक माउंटेन की याद दिलाता था, और क्षण भर के लिए उन्हें घर आने का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उनके गृहनगर के निकट भी घबराहट और उत्साह का माहौल था। संरचनाओं के बारे में सीखते समय मोहुआ एक संरचना मास्टर थे, लेकिन अब मोहुआ को लगा कि उसके मॉन्स्टर हंटर का वंश जागने लगा है। वह अपना सिर और छाती उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन पहाड़ी दर्रे पर उसे रोक दिया गया। 100 योग्यता अंक, एक दानव शोधन आदेश। मोहुआ 100 मेरिट पॉइंट्स का खर्च उठा सकता था, फिर भी उसने टिप्पणी की, इतना महंगा। द्वार की रखवाली कर रहा शिष्य, जिसकी आधार स्थापना की अंतिम अवस्था की साधना थी, संभवतः उस संप्रदाय का था जो पहले ही स्नातक हो चुका था और आंतरिक द्वार में सफलतापूर्वक शामिल हो चुका था। वह संप्रदाय के पुण्य अंक अर्जित करने के लिए द्वार की रखवाली कर रहा था। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, यदि आपको ये बहुत महंगा लगता है तो आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई विकल्प न होने पर मोहुआ ने एक ताइक्सु टोकन निकाला, 100 मेरिट पॉइंट स्थानांतरित किए और पहाड़ में प्रवेश करने के लिए एक दानव शोधन कमांड खरीदा। प्रत्येक संप्रदाय में योग्यता अंक समान मूल्य के होते हैं, जो आमतौर पर केवल अपने ही संप्रदाय के भीतर प्रयोग योग्य होते हैं। हालांकि संप्रदाय के शिष्यों द्वारा साधना, युद्ध और राक्षस शिकार के लिए कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर कुछ सामान्य मैदानों तक पहुंचने के लिए योग्यता अंक खर्च करना भी संभव है। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन एक ऐसा ही स्थान है। इसके अलावा रिफाइनिंग डेमन माउंटेन इस मायने में अद्वितीय है कि केवल कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर से संप्रदाय शिष्यों को ही प्रवेश की अनुमति है, जिनके पास संप्रदाय शिष्य टोकन है और जिन्होंने मेरिट अंक खर्च किए हैं। कियानिक्स्यू राज्य सीमा के बाहर के उन साधकों को प्रवेश करने की सख्त मनाही है जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को आपस में घुलने मिलने और भ्रम पैदा करने से रोकना है। या कोई व्यक्ति गुप्त उद्देश्यों के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है, और साथ ही रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के कुछ दुर्लभ राक्षस जानवरों को गैर संप्रदाय साधकों द्वारा अवैध रूप से शिकार किए जाने से रोकना भी है। दानव शोधन आदेश खरीदने के बाद मोहुआ अकेले ही पहाड़ की ओर बढ़ गया। ये देखकर द्वारपाल शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और मोहुआ को पुकारा, केवल तुम अकेले? मोहुआ ने हैरान होकर जवाब दिया, एक दानव शोधन आदेश कई लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देता है। द्वारपाल ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया, क्या सोच रहे हो, ऐसा कोई सौदा नहीं है। मोहुआ अवाक रह गया, तो फिर आप बकवास पूछ रहे हैं? द्वारपाल रुक गया, मोहुआ को फिर से गौर से देखा, भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हारी रक्त क्यूई बहुत कमजोर है, तुम शरीर साधना के साधक नहीं हो और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर है। बिना किसी साथी के अकेले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। मोहुआ ने कहा, मैं बस देखने जा रहा हूं, एक व्यक्ति ही काफी है। द्वारपाल ने गंभीर भाव से चेतावनी दी, डेमन माउंटेन को परिष्कृत करना खतरनाक है, यहां तक कि एक नजर डालने पर भी ये बहुत खतरनाक है। मोहुआ ने सिर हिलाया। ये देखकर कि मोहुआ वास्तव में सुन नहीं रहा था, द्वारपाल ने असहाय होकर कहा, इसे भूल जाओ, जैसे कि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। दानव शोधन आदेश होने से पहाड़ में प्रवेश की अनुमति मिलती है। मोहुआ ने अकेले जाने पर जोर दिया और द्वारपाल कुछ नहीं कर सका, केवल अपने आप से आहें भरता रहा। ये युवा शिष्य वास्तव में खतरों को नहीं समझते, और इस तरह मोहुआ रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के पर्वत द्वार में चला गया। कुछ ही देर बाद एक सुंदर शांत स्वभाव वाला आदमी वहां से गुजरा। उसे देखते ही द्वारपाल ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, एल्डर जून। एल्डर जून नाम से संबोधित व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और सहजता से कहा, मैं देखने के लिए अंदर जा रहा हूं। हाँ, द्वारपाल ने आदरपूर्वक उसे जाने दिया। एल्डर जून ने पहाड़ी द्वार में प्रवेश किया और ऊपर घुमावदार पहाड़ी रास्ते को देखा। उसी समय पहाड़ी रास्ते पर ताइक्सु ताओवादी वस्त्र पहने एक युवा लड़का वीरतापूर्वक ऊपर की ओर चला। एल्डर जून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि पुराने पूर्वज को उसकी सुरक्षा की इतनी चिंता है तो उन्हें उसे संप्रदाय के अंदर ही सीमित रखना चाहिए और बाहर नहीं आने देना चाहिए। भले ही उसे बाहर जाने दिया जाए, उसे इस रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये मुसीबत को आमंत्रित करना है। क्या ये बालक भी अपनी साधना के स्तर और शक्ति को नहीं जानता?
शोधन दानव पर्वत पर अकेले विचरण करते हुए सचमुच उसे मृत्यु का भय नहीं है। जब एल्डर झुन मन ही मन आलोचना कर रहे थे, अचानक उन्होंने महुआ की आकृति को रुकते और बीच कदम पर रुकते देखा, फिर मुड़कर पहाड़ से नीचे देखा। बुजुर्ग शुन सहज रूप से एक ओर हट गए और छिप गए। महुआ पहाड़ी रास्ते पर खड़ा होकर नीचे की ओर देख रहा था। काफी देर तक देखने के बाद जब उसे कोई संदिग्ध आकृति नजर नहीं आई तो उसने अपना सिर झुकाया। उसकी निगाहें उलझन में थीं और वह चुपचाप बुदबुदाया, क्या मुझे गलत लगा? अभी अभी कोई मुझे स्पष्ट रूप से देख रहा था, यहाँ तक कि दिव्य इंद्रियों से मेरी जांच भी कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह मन ही मन मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि पलक झपकते ही एक भी आकृति नजर नहीं आई? महुआ ने बाईं और दाईं ओर देखा, अपने आसपास का फिर से जायजा लिया, फिर अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, यह एक भ्रम होगा। इसके बाद वह मुड़ा और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। महुआ के जाने के बाद एल्डर जून धीरे से प्रकट हुए, महुआ को देख रहे थे जो पहले ही पहाड़ी रास्ते पर गायब हो चुका था। उनकी निगाहें कुछ कांप रही थीं। छोटा बदमाश, उसने मुझे नोटिस नहीं किया होगा, है ना? उसकी उम्र कितनी है? उसकी दिव्य इंद्रिय कितनी प्रबल है? वह मुझ जैसे प्रतिष्ठित स्वर्णिम कोर के अंतिम चरण के साधक को उस पर जासूसी करते हुए कैसे पहचान सकता है? यह इतना विचित्र नहीं हो सकता, है ना? बुजुर्ग शुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक क्षण बाद उसने अपना सिर फिर से उठाया, पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए महुआ के पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन इस बार वह समझदार हो गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह खुलेआम उसके पीछे पीछे चले। इसके बजाय वह पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा, अपनी आकृति छिपाते हुए, साथ ही अपनी आभा को छिपाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही उसका पीछा करते हुए एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। उसे अपने पूर्वजों के आदेश का पालन करना था, गुप्त रूप से इस युवा लड़के पर नजर रखना था, जिसके बालों का एक कतरा उसके अपने हाथ से भी अधिक कीमती था। आखिरकार अगर उसका हाथ टूट भी गया तो वह टूटा ही रहेगा। लेकिन लड़के के बाल, अगर एक भी बाल गायब होता तो कौन जाने उसके पूर्वज उसे बाद में कैसे प्रशिक्षित करते। बुजुर्ग जून ने असहाय होकर आह भरी। इस प्रकार महुआ आगे चला, जबकि एल्डर जून उसके पीछे चला। महुआ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह पहाड़ पर कदम रखेगा, उसे पहले से ही एक अंगरक्षक मिल जाएगा। वह अपनी योजना को पूरा करने पर केंद्रित था। किसी अपरिचित स्थान पर पहुंचने पर सबसे पहले स्वयं को वहां के वातावरण से परिचित कर ले, यह मॉन्स्टर हंटर का मूल नियम है। यही बात बिग ब्लैक माउंटेन पर भी लागू होती है, और यह बात रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के लिए भी सत्य है। महुआ ने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन का नक्शा निकाला। यह नक्शा उसने पहाड़ की तलहटी में स्थित लिटिल इमोर्टल सिटी से 2 स्पिरिट स्टोन्स के बदले खरीदा था। मानचित्र में पर्वत के भूभाग, वनस्पति और नदियों को आसानी से चिन्हित किया गया था, लेकिन यह अपरिष्कृत और सरल था तथा पर्वत श्रृंखला की केवल एक मोटी रूपरेखा ही प्रदान करता था। ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। महुआ ने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की स्थलाकृति को व्यक्तिगत रूप से मापने का अपना नियमित अभ्यास शुरू किया और इस बुनियादी मानचित्र को आधार के रूप में उपयोग करते हुए पर्वत का अपना विशिष्ट मानचित्र तैयार किया। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन विशाल है और राक्षस जानवर असंख्य हैं। बाहरी क्षेत्रों में अधिकतर द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गहरे पहाड़ों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के राक्षस भी रहते हैं। हालांकि तीसरी श्रेणी और उससे ऊपर के ये जानवर गहरे पहाड़ों के भीतर संरचनाओं में फंस गए हैं। शिष्य गहरे पहाड़ों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार गहरे पहाड़ों के उच्च श्रेणी के राक्षस निचले क्षेत्रों में नहीं उतर सकते। महुआ ने केवल बाहरी पर्वत के बाहरी क्षेत्र में ही काम करने की योजना बनाई थी। राक्षस शिकारी जितना अधिक अनुभवी होता है, उतना ही अधिक सतर्क होता है, वह उतना ही अधिक आत्म जागरूक होता है, वह जितना अधिक समय तक जीवित रहता है तथा उतने ही अधिक राक्षसों का शिकार कर सकता है। यही बात उसके पिता मोशान ने उसे सिखाई थी। महुआ ने इस पर गहरी सहमति जताई। यद्यपि वह बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसके तरीके इतने कुशल थे कि उसे मुश्किल से ही अनुभवी मॉन्स्टर हंटर माना जा सकता था। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के पहाड़ी रास्ते पर महुआ को एक बड़ी चट्टान मिली। वह बैठ गया, अपना प्रारंभिक नक्शा फैलाया और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया तथा विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं को अपने हृदय में याद कर लिया। फिर उसने दूर तक देखा, बाहरी पहाड़ का पूरा दृश्य देखा, ताकि वह अपने मन में बने नक्शे के साथ उसका संदर्भ ले सके, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उसे इलाके की पूरी समझ है। काम पूरा होने के बाद उन्होंने एक रास्ता चुना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया।
चलते समय वह अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करता और उसे रिकॉर्ड करता। मोहुआ के पीछे दूर झाड़ियों में एल्डर जून आश्चर्यचकित भाव से चुपचाप चल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने लड़के को कम आंका था। लकड़ी काटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज कर ले। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में प्रवेश करना और सबसे पहले स्वयं को उसके भूभाग से परिचित करना एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में अधिकांश शिष्य विचार भी नहीं करेंगे, क्रियान्वित करना तो दूर की बात है। संप्रदाय के शिष्य केवल अपने क्षेत्र की ऊंचाई, अपनी साधना की गहराई, अपने ताओवादी कौशल की ताकत और अपनी तलवारों या आध्यात्मिक कलाकृतियों की तीक्ष्णता की परवाह करते थे। पहाड़ में प्रवेश करते समय उनके मन में राक्षसों का शीघ्रता से शिकार करने के विचार भर गए। उन्होंने पहले अपने आसपास के वातावरण से परिचित होने के विचार को नजरअंदाज कर दिया। साधकों के बीच जादुई युद्धों में जीवन मरण के परिणाम केवल ताकत या कमजोरी से निर्धारित नहीं होते हैं। समय, भूभाग और मानवीय सामंजस्य ये सभी अपरिहार्य हैं। पर्यावरण का अर्थ है भूभाग। यह ऐसी बात है जिसे केवल अनुभवी दैत्य शिकारी या अच्छी तरह से यात्रा करने वाले अनुभवी साधक ही सही मायने में समझ सकते हैं। फिर भी इस युवा लड़के को कार्य करते हुए देखकर ऐसा लगता था कि उसकी हर गतिविधि में एक सहज दक्षता समाहित थी। एल्डर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज इस बच्चे को महत्व देते थे। हालांकि उसकी प्रतिभा साधारण लगती थी, लेकिन उसके कार्यों से एक खास कौशल और चतुराई झलकती थी। और इसलिए एल्डर जून ने मोहुआ को पूरे दिन रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में अकेले घूमते हुए देखना जारी रखा। जब भी मोहुआ को विशेष भूभाग, खनिज, जड़ी बूटियां या दलदल, म्यास्मा या राक्षसी बिल जैसे खतरों का सामना करना पड़ता, तो वह उनका दस्तावेजीकरण कर लेता। यदि राक्षस प्रकट होते तो उनकी दिव्य इंद्रिय उन्हें पहले ही सचेत कर देती, जिससे वे तुरंत बच निकलते। दुर्लभ अवसरों पर जब भाग्य ने उसे धोखा दिया और वह खुद को एक राक्षस से घिरा हुआ पाता, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो वह छिपने के लिए छिपाव तकनीक का उपयोग करता। हालांकि कुछ राक्षस स्वाभाविक रूप से अंधे थे और लक्ष्य की पहचान करने के लिए आभा पर निर्भर थे। छिपाव तकनीक उन्हें मूर्ख नहीं बना सकी। ऐसे मामलों में मोहुआ अपनी चाल ढाल की तकनीक का इस्तेमाल करता था और चतुराई से उन्हें चट्टान के किनारे तक फुसलाता था। फिर अपनी तेज प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए वह तुरंत लगातार बदलते मंत्रों का इस्तेमाल करता था, जिससे राक्षस चट्टान से नीचे गिर जाता था और खुद भी शालीनता से पीछे हट जाता था। एल्डर जून जितना अधिक देखता उतना ही अधिक चिंतित होता। यदि ये तथ्य न होता कि मोहुआ फाउंडेशन स्थापना चरण में था, एक स्पष्ट और शुद्ध आभा के साथ निस्संदेह ये दर्शाता था कि वह एक मानव साधक था। एल्डर जून को शायद संदेह था कि मोहुआ मानव वेश में एक प्राचीन आकार बदलने वाला राक्षस था। उनकी विशेषज्ञता असाधारण थी, उनकी तकनीकें अनुकरणीय थीं। खतरनाक पहाड़ों में, जहां अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना शिष्यों को भी अत्यंत सतर्कता के साथ सावधानी से चलना पड़ता है, लड़का ऐसे चल रहा था जैसे कि वह एक सामान्य सैर कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही घर के पिछवाड़े से गुजर रहा हो। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा, सचमुच अद्भुत। एल्डर शुन ने जितना अधिक अवलोकन किया, उतनी ही अधिक प्रशंसा उनके मन में उत्पन्न हुई, तथा एल्डर मास्टर शुन के प्रति उनके हृदय में अनायास ही सम्मान बढ़ता गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज एक मध्यम निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल की सीमाओं से परे देखने और इस बच्चे की प्रतिभा को पहचानने में सक्षम होना। एल्डर शुन ने आगे विचार किया। शायद पूर्वज ने उसे इस लड़के पर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह इन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख सके। उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि यद्यपि यह बालक आध्यात्मिक जड़ों में साधारण प्रतीत होता था, उसकी प्रतिभा और बुद्धि असाधारण थी, जो महान क्षमता का वादा करती थी। यही कारण था कि पूर्वज ने उसके प्रति इतनी देखभाल दिखाए। पूर्वज के इरादे सचमुच बहुत सोच समझकर थे। एल्डर जून ने मन ही मन आह भरी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसने देखा कि आसमान धुंधला रहा है। डूबता हुआ सूरज पहाड़ के नीचे डूब रहा था और शाम की चमक ने आधे आसमान को लाल रंग में रंग दिया था। 1 घंटे से भी कम समय में रात हो जाएगी।